Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। पिछले लेक्चर में जो हमने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था उसमें हमने आपको जो ऊष्मा इंजन है उसके विषय में बताया था। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, ऊष्मा इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, इस विषय में बात की थी। आज हम ऊष्मागतिकी जो ताप पैमाना होता है, थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर, उसके विषय में बात करेंगे कि ऊष्मागतिकी ताप पैमाने की किस तरह आपकी बनाया जाता है और उसका किस तरह उपयोग किया जा सकता है। तो ताप मापने के लिए प्रयुक्त सभी प्रचलित तापमापी पदार्थ के किसी न किसी गुण का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु का ताप मापना चाहते हैं तो हमें एक तापमापी की आवश्यकता होगी, और तापमापी जो तापमापन के लिए किसी न किसी पदार्थ के किसी न किसी गुण का उपयोग करते हैं। जैसे हम यदि घर में उपयोग में लाई जाने वाले तापमापी की बात करें तो उसमें पारा जो होता है उसका टेम्परेचर के साथ एक्सपेंशन होता है, तो हम पारे के इस गुण का उपयोग तापमापी बनाने के लिए करते हैं, और पदार्थों के ऐसे गुण तापमापक गुण कहलाते हैं। इस तापमापक गुण की सहायता से ही हम तापमापियों का निर्माण करते हैं। अब यदि एक ही वस्तु का ताप अलग अलग तापमापियों से नापा जाए तो उसमें भिन्नता होती है। यदि हम अलग अलग पदार्थों का उपयोग करके अलग अलग तापमापी बनाएं तो और एक ही वस्तु का ताप उन सभी तापमापियों से नापें तो यह पाया जाता है कि सभी तापमापियों के द्वारा एक ही वस्तु का एक ही समय पर जो ताप नापा जाता है वो उसमें थोड़ी भिन्नता होती है। केल्विन ने ऊष्मा इंजन के आधार पर एक ऐसे ताप पैमाने की कल्पना की जो पदार्थ के किसी भी गुण पर निर्भर नहीं करता। अब समस्या ये थी कि हम कोई ऐसा तापमापी बनाएं जो पदार्थ के किसी गुण का उपयोग ना करे तापमापन के लिए। तो हमने जैसा अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि जो ऊष्मागतिकी इंजन की दक्षता होती है वो पदार्थ के जो आपके कार्यकारी पदार्थ होता है उसके किसी गुण पर निर्भर नहीं करती। वह केवल जो सोर्स है, ऊष्मा का स्रोत है या सिंक है, उन दोनों के तापों पर निर्भर करती है। अतः इस कंसेप्ट का, इस विचार का उपयोग हम तापमापी बनाने के लिए कर सकते हैं जो पदार्थ के किसी गुण पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऐसे तापमापी को ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहा गया। ऊष्मागतिक ताप पैमाने के सिद्धांत को समझने के लिए हम किन्हीं दो तापों θ1 व θ2 के मध्य कार्य करते हुए कार्नो उत्क्रमणीय इंजन पर विचार करते हैं। इस इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर न करके केवल θ1 व θ2 का फलन होती है, अर्थात η f θ1 θ2। θ1 θ2 का फलन होने का मतलब है कि जो दक्षता है वो केवल इन दो वेरिएबल्स पर निर्भर करती है, एक स्रोत का टेम्परेचर और एक आपका सिंक का टेम्परेचर। या η 1 माइनस θ2 ओवर θ1, जहाँ θ1 η 1 माइनस Q2 ओवर Q1, जहाँ Q1 स्रोत से ली गई ऊष्मा है तथा Q2 ताप θ2 पर सिंक को दी गई ऊष्मा है। अब यही ऊष्मा इंजन ताप θ2 और θ3, जहाँ θ2 इज ग्रेटर देन θ3 के मध्य कार्य करे तो θ2 पर स्रोत से ली ऊष्मा Q2 तथा θ3 ताप पर सिंक को दी गई ऊष्मा Q3 के अनुपात को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, Q2 ओवर Q3 इजकल टू f θ2 θ3। इसी प्रकार इस ऊष्मांजन द्वारा ताप θ1 व ताप θ3 के मध्य कार्य करने पर Q1 ओवर Q3 इजकल टू f θ1 θ3। उपरोक्त समीकरणों की सहायता से Q1 बाई Q3 इजकल टू Q1 बाई Q2 इंटू Q2 बाई Q3 या f θ1 θ3 इजकल टू f θ1 θ2 इंटू f θ2 θ3। उपरोक्त समीकरण को देखने से स्पष्ट है कि
लेफ्ट हैंड साइड केवल θ1 θ3 का फलन है, जबकि RH θ1 θ2 θ3 का फलन है। अतः उपरोक्त समीकरण के संतुष्ट होने के लिए फलन f की प्रकृति निम्नवत होनी चाहिए। f θ1 θ2 must be equal to phi θ1 over phi θ2, परंतु f θ1 θ2 इज इक्वल टू Q1 over Q2, इसलिए θ1 बाई θ2 इज इक्वल टू फाई Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू फाई θ1 ओवर फाई θ2। यहाँ पर हम जो चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, दो ऐसे इंजन हैं जो क्रम से θ1 और θ2 के मध्य कार्य कर रहे हैं, और दूसरा इंजन θ2 और θ3 के मध्य कार्य कर रहा है। जबकि चित्र में ली गई उष्माएं और दी गई उष्माएं भी प्रदर्शित करी गई हैं। उपरोक्त समीकरणों की सहायता से उपरोक्त समीकरण में θ1 इज ग्रेटर देन θ2, अर्थात θ1 इज ग्रेटर देन θ2 तथा फाई θ1 इज ग्रेटर देन फाई θ2, जिससे स्पष्ट है कि फलन फाई ताप थीटा का रेखीय फलन है। यदि किसी अन्य स्केल पर फाई θ1 को τ1 व फाई θ2 को τ2 लिखा जाए तो Q1 ओवर Q2 θ1 ओवर θ2 इक्वल टू τ1 ओवर τ2। इस ताप पैमाने को ऊष्मागतिकी ताप पैमाना कहा जाता है। इस पैमाने पर कार्नो इंजन द्वारा ली गई स्रोत से उष्मा सिंक को दी गई उष्मा का अनुपात स्रोत व सिंक के ताप के अनुपात के बराबर है। यहाँ पर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उपरोक्त समीकरण में θ1 इज ग्रेटर देन θ2 तथा फाई θ1 इज ग्रेटर देन फाई θ2, जिससे तो यहाँ θ1 ओवर ग्रेटर देन θ2 टेम्परेचर्स हैं और फाई θ1 और फाई θ उनके फलन हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 और तथा समीकरण से फाई θ1 इज इक्वल टू फाई θ2। अतः स्पष्ट है कि फाई जो फलन है वो आपका ताप का रेखीय फलन है। अच्छा, जिस हिसाब से थीटा में वृद्धि होती है उसी हिसाब से आपके फलन फाई में भी वृद्धि होती है। इस तरह समीकरण 7 का उपयोग करके जो ऊष्मागतिक ताप पैमाना बनाया गया वह ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है। इस पैमाने पर कार्नो इंजन द्वारा ली गई स्रोत से उष्मा जो होती है वो सिंक को दी गई उष्मा के अनुपात जो होती है उसका सिंक को दी गई उष्मा के साथ अनुपात स्रोत व सिंक के ताप के अनुपात के बराबर है। ऊष्मागतिकी ताप पैमाने का परम शून्य। अब ऊष्मागतिकी ताप पैमाने की एक तरीके से कैलिब्रेशन कैसे होगा, हम उस पर शून्य ताप किसको कहेंगे, तो उसके लिए ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर स्रोत का ताप τ1 तथा सिंक का ताप τ2 हो तो इनके मध्य कार्यशील कार्नो इंजन की दक्षता ईटा इजकल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इजकल टू 1 माइनस τ2 ओवर τ1, जिससे स्पष्ट है कि τ2 इजकल टू 0 हो तो ईटा बराबर 1 या 100%, अर्थात ऊष्मागतिकी ताप पैमाने का परम शून्य वह ताप है जिस पर सिंक को रखा जाए तो कार्नो इंजन की दक्षता 100% होगी। ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक अंश का मान, अब हम ऊष्मागतिक ताप पैमाने कैलिब्रेशन के लिए उसके पर जो निशान लगाए जाएंगे, उस पर जो अंशांकन किया जाएगा उसके एक अंश का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो किस प्रकार परिभाषित करेंगे उस पर बात करते हैं। तो एक अंश को परिभाषित करने के लिए हम उबलते हुए पानी व गलते हुए बर्फ के मध्य कार्यशील कार्नो इंजन पर विचार करते हैं। इस इंजन द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित PV आरेख में क्षेत्रफल ABCD के बराबर होता है। अब यदि इस क्षेत्रफल को समतापी वक्र AB के समांतर 100 बराबर अंशों में विभाजित किया जाए तो इस कार्य के बराबर, तो प्रत्येक हिस्से के कार्य करने वाले कार्नो इंजन के स्रोत व सिंक के मध्य तापांतर एक
ऊष्मागतिकी की स्केल पर एक अंश होगा। अर्थात ऊष्मागतिकी स्केल पर टॉ एस माइनस टॉ आई इजकल टू 100 अंश या बराबर 100 केल्विन। अज्ञात ताप का, अब हम ऊष्मागतिकी स्केल की सहायता से अज्ञात ताप का मापन किस प्रकार किया जा सकता है उस पर बात करते हैं। यदि उबलते हुए पानी के ताप टॉ एस व गलते हुए बर्फ के ताप टॉ आई के मध्य कार्य करने वाले कार्नो इंजन स्रोत से क्यू एस ऊष्मा ग्रहण करता है तथा सिंक को क्यू आई ऊष्मा देता है, तो टॉ एस ओवर टॉ आई इजकल टू क्यू एस ओवर क्यू आई, या टॉ आई इजकल टू टॉ एस क्यू आई ओवर क्यू एस, या टॉ एस ओवर टॉ आई माइनस 1 इजकल टू क्यू एस ओवर क्यू आई माइनस 1, जिससे टॉ एस माइनस टॉ आई इजकल टू टॉ आई बराबर क्यू एस माइनस क्यू आई ओवर क्यू आई, बट टॉ एस माइनस टॉ आई इजकल टू 100, इसलिए 100 ओवर टॉ आई इजकल टू क्यू एस माइनस क्यू आई ओवर क्यू आई, या टॉ आई इजकल टू 100 क्यू आई ओवर क्यू एस माइनस क्यू आई। अब यदि यही इंजन अज्ञात ताप टॉ व टॉ आई के मध्य कार्य करे तो टॉ ओवर टॉ आई इज इक्वल टू क्यू ओवर क्यू आई, क्यू बराबर, जहाँ क्यू बराबर टॉ ताप पर स्रोत से इंजन द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा का मान है। उपरोक्त समीकरण से टॉ इज इक्वल टू थीटा ओवर क्यू ओवर क्यू आई टॉ आई समीकरण की सहायता से, उपरोक्त समीकरण की सहायता से टॉ इज इक्वल टू 100 क्यू ओवर क्यू एस माइनस क्यू आई। उपरोक्त समीकरण ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर ताप मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने एवं आदर्श गैस ताप पैमाने की समतुल्यता क्या है, मतलब दोनों एक ही समान ताप पैमाने हैं या दोनों में कोई अंतर है, उस पर हम विचार करते हैं। और लेकिन इसके विषय में हम कल बात करेंगे। आज बस इतना ही, इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कहीं यदि आपको नोटेशंस में कोई अंतर नज़र आता हो तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए और किताब, अपने जो बुक है आपके पास, उसको सामने रखिए। तो यदि कहीं थोड़ा बहुत नोटेशंस में या थीटा और क्यू में अंतर आता है, जैसे कहीं थीटा और क्यू एक जैसे लगने लगते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर थीटा है वो और कहाँ पर वो क्यू है। तो इसलिए थोड़ा सा आप किताब सामने रखेंगे इन नोट्स को पढ़ते समय, तो आपका जो कन्फ्यूजन है किसी भी तरह का, वो साथ के साथ दूर होता रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा और यदि कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा